नमस्कार। HPRC के अपकमिंग TGT, JBT और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है। इस सीरीज़ को हमने अभ्यास HPRC करके जो है वो नाम दिया है। इस अभ्यास HPRC सीरीज़ में जो है वो उन सभी टॉपिक्स को जो है हम डिस्कस करते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं। जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन किए गए हैं वो सभी जो है वो यहाँ पर कवर जो है वो किए जाते हैं। अब देखिए, आपका आने वाला चाहे TGT का एग्जाम है, JBT का एग्जाम है या फिर आपका HPRC का कोई भी और भी एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज। तो बोलते हैं कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर जो है वो गुजरती है। यहाँ पर कंट्रीज की बात की गई है कि जो इक्वेटर है ये कितनी कंट्री से होकर जो है वो गुजरता है। तो इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चाहे आप HAS का पेपर उठाकर देख लेना प्रीवियस, चाहे आप और पेपर उठाकर देख लेना, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये जो इक्वेटर है ये 13 कंट्री से होकर जो है वो गुजरता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा इसका। यहाँ तक ही जो है वो एग्जामिनर सीमित जो है वो नहीं रहता, वो ये भी पूछता है कि ये 13 कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं। देखिए, 13 कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर पास होता है वो जो है वो एक इक्वाडोर आती है, कोलंबिया आती है, ब्राज़ील आती है, साओ तोमे आती है, साओ तोमे एंड प्रिंसिपी एक कंट्री आती है, गैबन आती है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आती है, DRC जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं वो आती है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाती कंट्री, यहाँ पर ये 13 कंट्रीज जो है वो आती है। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर ये गुजरता है, तो 3 कॉन्टिनेंट से होकर ये गुजरता है। एक तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और एक एशिया कॉन्टिनेंट से होकर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ ये जो इक्वेटर है ये गुजरता है। अभी मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलने वाला था। अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब मैं बात कर ही लेता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर जो है वो गुजरता है और कितने इंडियन स्टेट से होकर जो है ये गुजरता है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 स्टेट जो है वो आते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। और अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर जो है वो 13 कंट्री से होकर जो है वो पास होता है। ठीक है जी, ये सब आपने यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर चूज द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर आपको गलत वाला पेयर जो है वो सिलेक्ट करना है कि इनमें से जो है वो कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर बोलते हैं मैग्नियोट लाइन यहाँ पर दी गई है, 49th पैरेलल लाइन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर 31st पैरेलल लाइन जो है वो दी है और 17th पैरेलल लाइन जो है वो यहाँ पर दी है। अब आपको बताना है कि ये जो मैग्नियोट लाइन इनकरेक्ट बताना है। सबसे पहले तो देखिए कि गलत का चुनाव आपको करना है कि मैग्नियोट लाइन जो है ये जो है वो कॉन्क्रीट फोर्टिफिकेशन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी है, कि मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है ये लाइन बनती है। तो उसके बाद है 49th पैरेलल, ये जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है USA और कनाडा का। और उसके बाद 31st पैरेलल दिया गया है, क्या ये USA स्टेट्स ऑफ लुइसियाना और मिसिसिपी के बीच में जो है वो आता है। और 17th पैरेलल दिया गया है, क्या ये बाउंड्री बिटवीन सूडान और लीबिया है। हम सबसे पहले ऑप्शन से ही जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से ही जो है वो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैग्नियोट लाइन है ना, ये फोर्टिफिकेशन है फ्रांस और जर्मनी का, ये बिल्कुल सही यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। ये तो मैग्नियोट लाइन के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो लिखा गया है। दूसरे में बोलते हैं 49th पैरेलल, तो ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये जो है वो USA और कनाडा का बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर दिया गया है 31st पैरेलल। देखो, ये भी USA के जो स्टेट हैं लुइसियाना और मिसिसिपी, उनके बीच में जो है वो बनता है। 31st पैरेलल बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है, परंतु इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से भी हम आगे जो है वो अभी पढ़ेंगे। उसके बाद 17th पैरेलल दिया गया है। ये देखिए, सूडान और लीबिया के बीच की बाउंड्री नहीं है, तो यही जो है वो इनकरेक्ट पेयर यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं जो 17 पैरेलल यानी कि 17 पैरेलल कर लाइन आती है, ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच की जो है वो आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 79 पैरेलल एक हिस्टोरिकल बाउंड्री है, ये नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में जो है वो बनती है। किसके बीच में? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में ये बनती है। और 31st पैरेलल का भी मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये 31st पैरेलल है, ये जो है वो बाउंड्री बनाता है इराक और ईरान के बीच में। और ये बाउंड्री जो है वो USA के जो स्टेट हैं लुइसियाना और मिसिसिपी, उनके बीच में भी ये बाउंड्री का काम करता है, या फिर उस बाउंड्री को ये नाम दिया गया है। और ये जो बॉर्डर बिटवीन अल्बामा और फ्लोरिडा के बीच का बॉर्डर है, उसको भी ये नाम जो है वो दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 31st पैरेलल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे कई बार मोटे तौर पर ईरान और इराक का बॉर्डर ये आ जाता है, तो ईरान और इराक भी जो है वो इसका सही होगा। 17 पैरेलल जान लिए, 31 पैरेलल जान लिए, 49 पैरेलल जानिए, मैग्नियोट लाइन जान ली। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर बनता है उसको जो है रेड क्लिफ लाइन जो है वो बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर बनता है उसको जो है वो मैकमोहन लाइन जो है वो बोलते हैं। तो इंडिया के भी बॉर्डर के साथ भी आपने ध्यान
ध्यान रखना है कि कौन कौन से बॉर्डर जो है बनते हैं। चाइना का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, जिनको ये नाम दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो भी मीटर पर सेकंड में जो है वो आपको बतानी है। कई बार जो है वो मीटर पर सेकंड, कई बार किलोमीटर पर सेकंड, कई बार किलोमीटर पर मिनट, ऐसे कर कर कैसे भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब देखिए बोलते हैं यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको बतानी है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो है वो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आती है। ठीक है जी, अब आपने ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। अब यहाँ पर कई बार इसको किलोमीटर में पूछ लेते हैं, तो किलोमीटर में अगर पूछा गया तो कितनी जो है ये रह जाएगी, तो ध्यान रखें। देखिए अगर आपसे स्पीड ऑफ लाइट किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, किलोमीटर पर आवर में भी इसको पूछ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि 3 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर जो है ये बन जाएगा। एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेगी, क्योंकि 1 मीटर में जो है वो 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर जो है वो आते हैं। 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर आते हैं, इसलिए ये 3 × 10⁹ किलोमीटर पर आवर जो है वो बन जाएगा। दूसरी ओर आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन और ध्यान रख सकते हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट के अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो इसको आमतौर पर इसके जो यूनिट होते हैं वो एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो होते हैं। एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है वो इसके होते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर जो है वो आता है, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर जो है वो आता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर जो है वो रहता है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंडिविजुअली जो है वो बनता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो किस में मापी जाती है, वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में मापी जाती है, और 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर जो है वो होता है। साइंस के क्वेश्चन है, ये टीजीटी में तो पूछे ही जा सकते हैं, फिजिक्स वगैरह में आप पढ़ भी रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, परंतु ये जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, तो किसी भी पेपर में जहां पर साइंस पूछी जाएगी वहां पर ये डेफिनेटली कवर हो सकते हैं। इनफैक्ट हुए भी हैं इससे पहले के एग्जाम्स में ये कवर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो देखिए धातुओं के बारे में आपने सुना है आमतौर की, धातुओं का जो फीचर होता है वो ये होता है कि वो हार्ड होती हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि एक ऐसी मेटल भी आती है जो नाइफ से काटी जा सकती है। तो वो कौन सी मेटल है जो नाइफ से काटी जा सकती है, वो सोडियम मेटल जो है वो आती है। ऑप्शन डी सोडियम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लो एग्जामिनर को जो है वो आपको कंफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करना है और पेपर का लेवल जो है वो बढ़ा देना है, तो सोडियम को वो दूसरे तरीके से भी लिख सकता है। सोडियम को कैसे लिख सकता है, सोडियम को Na कर जो है वो लिख सकता है। सोडियम का जो फॉर्मूला होता है ना केमिस्ट्री में, वो Na जो है वो होता है, साइंस में Na कर जो है वो लिखते हैं, ठीक है जी। तो Na कर जो है वो सोडियम को लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में। बात क्या करेंगे, रिवाइज ही करेंगे उस डाटा को हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे पास वो मेटल से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए आप, मेटल वाला जो हमारे पास डाटा है वो इंपॉर्टेंट मेटल्स का ये है कि कौन सी मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहती है, वो मरकरी मेटल आती है। सबसे लाइटेस्ट मेटल जो कौन सी आती है, हल्की मेटल, वो लिथियम जो है वो आती है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, तो एयरक्राफ्ट की बॉडीज को बनाने के लिए एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है। मोस्ट डक्टाइल, सबसे लचीली मेटल कौन सी आती है, वो गोल्ड आती है, तभी तो इसको जो है वो आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको जितना भी आप कूटेंगे उतना ही एक्सपेंड हो जाएगा, और इसीलिए इसको डक्टाइल, लचीला जो है वो बोला गया। बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो है वो कौन सी मेटल यूज होती है, मरकरी मेटल यूज होती है। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, आयरन में जो जंग लग जाता है तो गैल्वेनाइज उसको किया जाता है, वो जिंक से किया जाता है, जिंक मेटल वो होती है, जिंक इसका होगा। विच मेटल इज यूज्ड इन डेंटल फिलिंग, तो डेंटल फिलिंग में जो है वो जो अमलगम होता है वो सिल्वर मेटल जो है वो उसमें इस्तेमाल जो है वो होती है। आगे बोलते हैं विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो सिल्वर मेटल जो है वो आ जाएगी। विच मेटल इज एसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन, तो देखिए ब्लड फॉर्मेशन जो बनता है वो आयरन से जो है वो होता है, और ब्लड में भी आपने ध्यान रखना है कि ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, वो भी पूछ जाता है क्वेश्चन। अगले में बोलते हैं विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल जो है वो पाई जाती है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम मेटल जो है वो पाई जाती है। क्लोरोफिल वो प्रोसेस है जहां से प्लांट अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं,
क्लोरोफिल का जो है वो फोटोसिंथेसिस में अहम रोल जो है वो रहता है, जहाँ से जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर जो है वो करते हैं सूर्य से प्लांट और अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। और बोलते हैं विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स, जो तारें वगैरह आप बिजली की घर में देखते हैं उनको बनाने के लिए कॉपर की मेटल का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। विच मेटल इज मिक्सड विद टिन टू मेक ब्रॉन्ज, तो टिन के साथ जो है वो कौन सी मेटल इस्तेमाल की जाती है, टिन। विच मेटल इज यूज्ड विद टिन टू मेक ब्रॉन्ज, तो वो कॉपर मेटल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। विच मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है वो कौन सी मेटल इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है वो यूरेनियम मेटल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। विच मेटल इज यूज्ड एज अ शील्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो शील्ड के रूप में इस्तेमाल होती है वो लेड मेटल जो है वो होती है। तो ये आपने टोटल 15 क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखने हैं जो यहाँ से बनते हैं, पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक दमदार रिवीजन आपका हमेशा ही होना चाहिए और हमेशा हम उसके लिए 100% कोशिश जो है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए और HPRC के JVT या फिर HPRC के और भी एग्जाम हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर वगैरह का एग्जाम आ रहा है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर वगैरह के एग्जाम जो हुए थे, अगर ऐसे एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप अपना एक अच्छा सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो मेरिट बनाने में जो है वो आपकी हेल्प करेगा। अब देखिए ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर कि आप कितने वाइसली जो है वो डिसीजन लेते हैं और आप कितने अच्छे से जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कितने ऑनेस्टली जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ें तभी काम करेंगी जब आप जो है वो ऑनेस्टली तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए जो है वो संजीवनी बूटी का काम जो है वो करने वाली है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ एक इवेंट्स दिए गए हैं, उनको क्रोनोलॉजिकल मतलब कब कब वो इवेंट हुए उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो है वो उनको अरेंज करना है। जैसे यहाँ पर जो है वो दिया गया है पूना पैक्ट, यहाँ पर दिया गया है एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिया गया है, गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो कब हुई थी, ये सब जो है वो यहाँ पर दिया गया है। हम इन सभी के बारे में ही बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे और डिटेल से भी बात जो है वो करेंगे। जैसे कि पूना पैक्ट सबसे पहले जो है वो दिया गया है। ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये 1932 में जो था वो हुआ था, 1932 का जो है ये पैक्ट है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के समाप्त होने की अगर हम बात करते हैं कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो समाप्त कब हुआ था, तो एंड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है ये 1934 में जो था वो एंड हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट की अगर हम बात करते हैं कि गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो गांधी ने जो था वो महात्मा गांधी ने जो था वो इरविन के साथ जो था वो भेंट की थी और 15 दिनों तक ये वार्ता चली थी। 1931 में जनवरी महीने में जो था ये हुआ था, जनवरी 1931 में जो था वो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो हुआ था। और ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कब हुई थी, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी जो है वो बोलते हैं। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1931 में ही हुई थी, परंतु ये सितंबर महीने में चली थी, दिसंबर महीने तक जो था वो चली थी। सितंबर से दिसंबर महीने के बीच में ये हुई थी, 1931 में ही ये हुई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, सितंबर दिसंबर में ये हुई थी। तो इस हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो चीज़ों को अरेंज करना है। सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट आ जाएगा तीसरे नंबर वाला, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चौथे नंबर वाला, फिर उसके बाद आपके पास पूना पैक्ट आ जाएगा पहले नंबर वाला, और उसके बाद एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो एंड हुआ था वो 1934 में हुआ था, वो दूसरे नंबर वाला जो है वो आ जाएगा। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा चौथा पहला दूसरा जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर मैं आपके साथ जब हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो हम पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात भी जो है वो कर लेते हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो कब हुआ था, वो जो है वो नवंबर 1930 को स्टार्ट होता है और जनवरी 1931 तक जो है वो चलता है। उसके बाद जो है वो गांधी इरविन पैक्ट होता है, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, और गांधी इरविन समझौता लगभग 15 दिनों तक जो है वो चलता है और उसमें कुछ बातें मानी जाती हैं और गांधी जी जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर भाग भी लेते हैं और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी सेकंड राउंड टेबल इनके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर भाग जो है वो लेते हैं। इसकी डेट आपको पता है कि सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था, दिसंबर 1931 तक ये चला था। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो हुई थी। ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये कब हुई थी, ये नवंबर 1932 में जो था वो हुई थी। तो इसकी डेट भी ध्यान रखनी है कि ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में जो था वो हुई थी। तो इतना सब आप यहाँ से याद रख लेंगे तो
डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो पक्का हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने अक्सर पढ़ा है कि गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से जो है वो लिया गया है। यहाँ पर वही वैसा ही क्वेश्चन बना है, परंतु क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में बना है। बोलते हैं हु रोट द थर्ड मंडला ऑफ ऋग्वेदा विच कंटेन्ड गायत्री मंत्र। तो बोलते हैं ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसने लिखा जिसमें गायत्री मंत्र है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था विश्वामित्र जी के द्वारा। विश्वामित्र, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पहले तो मैं ऋग्वेद के बारे में बेसिक से जो क्वेश्चन हम हमेशा ही रिवाइज करते हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ऋग्वेद को जो टोटल डिवाइड किया गया है वो 10 मंडलों में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में सूक्त भी आते हैं, तो 1028 सूक्त इसमें जो है वो आते हैं, 1028 सूक्त इसमें आते हैं। और ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ कुछ ब्राह्मण भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। गायत्री मंत्र यहाँ से लिया गया है, जो अस्तोमा सदगम्य आप पढ़ते हैं वो भी ऋग्वेद से ही जो है वो लिया गया है। ऋग्वेद के दूसरे से 8वें मंडल की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई, जैसे दूसरा मंडल था तो उसकी रचना जो था वो गृतसमद के द्वारा की गई थी। दूसरा मंडल हो गया, तीसरे मंडल की रचना हमने विश्वामित्र जी पढ़ लिया। चौथा मंडल हो गया, उसकी रचना वामदेव के द्वारा की गई थी। 5वां मंडल की रचना अत्रि के द्वारा की गई थी। 6ठे मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा की गई थी। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ के द्वारा की गई थी, और 8वें जो मंडल है उसकी रचना कण्व के द्वारा जो था वो की गई थी। कण्व और अंगिरा के द्वारा इसकी रचना जो था वो की गई थी। तो ये ऋग्वेद के मंडलों की रचना किसने की थी वो भी हमने जान लिया। खासतौर पर हम तीसरा मंडल अभी पढ़ रहे थे, उसका भी आपने जान लिया, विश्वामित्र जी के द्वारा इसकी रचना जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग कमेटी। तो कमेटीज यहाँ पर दी गई हैं, आपको इनको जो है वो अरेंज करना है, और बोलते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर आपको जो है वो यहाँ पर चुनना है। यहाँ पर जो है वो लकड़ावाला कमेटी दी गई है, रंगाराजन कमेटी दी गई है, तेंदुलकर कमेटी दी गई है, और अलाह कमेटी जो है वो यहाँ पर दी गई है। ये जितनी भी कमेटी दी गई हैं ये पॉवर्टी से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है। इन्होंने पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर जो था वो अपने रिकमेंडेशन जो था वो दी थी। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले जो है वो लकड़ावाला कमेटी जो है वो ली गई है। ये जो लकड़ावाला कमेटी यहाँ पर दी गई है ये कौन से ईयर की जो है वो कमेटी है, ये क्वेश्चन सीधा आपके लिए जो है वो बनेगा। ये कमेटी जो है वो 1993 की जो है वो कमेटी है, 1993 की ये कमेटी है। यहाँ पर रंगाराजन कमेटी दी गई है, ये 2014 की जो है वो कमेटी है। यहाँ पर तेंदुलकर कमेटी जो है वो दी गई है, ये 2009 की जो है वो कमेटी है। यहाँ पर अलाह कमेटी जो है वो दी गई है, ये कमेटी जो है 1979 की है। अब इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ये अलाह कमेटी आई थी चौथे नंबर वाली, उसके बाद ये लकड़ावाला कमेटी पहले नंबर वाली, और उसके बाद जो है तेंदुलकर कमेटी तीसरे नंबर वाली, और उसके बाद दूसरे नंबर वाली कमेटी आई थी। 4 1 3 2 जो है वो इसका हो जाएगा। 4 1 3 2 देखिए ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये जो है 4 1 3 2 जो है वो आपने अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। इस तरह से इन कमेटीज़ को आप अरेंज कर सकते हैं। अलगा कमेटी 1979, लकड़वाला कमेटी 1993, तेंदुलकर कमेटी 2009 में आई, और रंगाराजन कमेटी 2014 में आई। ये मैंने बता दिया कि इन सभी कमेटीज़ ने पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर जो था वो अपने रिकमेंडेशन जो था वो दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबोलिश्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ICS, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे, एंड गेव द पार्लियामेंट द पावर टू डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन। पहले ऐसा होता था कि जो IAS थे वो अपनी सर्विसेज को खुद ही कंसीडर कर लेते थे, खुद ही अपनी पावर्स को डिटरमाइन करते थे, परंतु एक ऐसी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई जिसने इस चीज़ को जो है वो समाप्त कर दिया, और उन्होंने जो है उस अमेंडमेंट ने जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर दे दी कि उनकी जो सर्विस कंडीशन होगी उसको जो है वो डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा। तो ये कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, ये 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है 1972 की। ये आपने ध्यान रखना है, 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972 की जो है वो आती है। यहाँ पर जो है वो हम 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी अमेंडमेंट्स दी गई हैं, जैसे कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। अब ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है, ये अमेंडमेंट जो है वो संबंधित है जब पुराने टाइम में प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनको कुछ प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार जो था वो दिए जाते थे, तो उनके विशेषाधिकार को जो है वो एबोलिश किया गया था। ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो समाप्त किया गया था, जो उनको प्रिविलेजेस और ये सब विशेषाधिकार जो था वो दिए जाते थे रूलर जो प्रिंसली स्टेट्स के होते थे उनको, वो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से समाप्त हुए। उसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो है वो दिया गया है। ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है, ये जो है वो हमारी लैंग्वेज से संबंधित आती है। इसने जो है वो सिंधी भाषा को, वैसे ये 1967 की है, सिंधी भाषा को जो है वो इसने
8th शेड्यूल में जो था वो ऐड करवाया था। तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो है वो काम है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये जो 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किससे संबंधित है? ये 62nd जो है 1989 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसने जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, और उस टाइम एंग्लो इंडियन भी आते थे लोकसभा में उनको, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया था, टिल 2000 तक जो था वो एक्सटेंड किया था। तो ये है, थोड़ा सा मैंने बता दिया मोटे तौर पर, अगर पूछ ही लिया जाए मैच करने को तो वो आपको जो है वो पता होना चाहिए ताकि आप जो है वो सही टिक कर पाएँ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है हमसे क्या पूछा गया है, अगले बोलते हैं यहाँ पर विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं कि भारत में संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलते हैं द स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंट्रोड्यूस अ बिल और रेजोल्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं राज्य विधायिका संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक या प्रस्ताव पेश कर सकती है। और आगे बोलते हैं इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेज ऑन एन अमेंडमेंट द डेडलॉक कैन बी रिजॉल्व्ड बाय ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। बोलते हैं कि किसी भी संशोधन पर दोनों सदनों के बीच में अगर असहमति हो जाती है तो गतिरोध को संसद के संयुक्त सत्र द्वारा हल जो है वो किया जा सकता है। हम बात सबसे पहले जो है स्टेट लेजिस्लेचर की करते हैं। स्टेट बोलते हैं पहली स्टेटमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंट्रोड्यूस अ बिल और रेजोल्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको अमेंड करना इतना आसान जो है वो नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है, विधानसभा जो है, उसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास गलत हो जाएगी। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना अगली स्टेटमेंट ये जो बोला गया है ना कि ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन जरूर किया गया है, परंतु अगर कोई अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट में जो है मतभेद हो गए हैं, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तब नहीं किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कोई बिल है आपके पास, तो अगर किसी बिल को लेकर जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो मतभेद हो गए हैं दोनों हाउसेज के बीच में, तब ये रखा गया है कि ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। तो ये कंडीशन की ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जाएगा, ये ओनली ऑन कंडीशन ऑफ बिल है, बिल फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। अगर कोई ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है उसके लिए कोई बिल आया है और मतभेद हो गया है तो ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, पहली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस इज करेक्ट। इन दोनों में से कोई भी जो है वो सही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचिंग एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल्स। तो बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को जो है वो चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, विनिमय जो है वो उनका किया जाता है। तो टीचिंग में भी जो है वो अलग अलग तरह के जो है मेथड आते हैं। तो देखिए ऐसा टीचिंग मेथड है रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड में ये होता है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, वो टीचर की भूमिका जो है वो निभाने लग जाता है और टीचर बच्चे की भूमिका जो है वो निभाने लग जाते हैं। वो इंटरचेंज जो है वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो कर लेते हैं। और ये मेथड जो है वो रेसिप्रोकल मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो दिया किसके द्वारा गया है, तो ये वाइगॉट्स्की के द्वारा जो है वो दिया गया है। वाइगॉट्स्की का जो है ये टीचिंग का जो है वो एक मेथड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वाइगॉट्स्की की भी बात कर लेते हैं। वाइगॉट्स्की वही था जिसने जो है ये कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है आपकी, वो डिपेंड करती है आपकी सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। मतलब हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में मतलब हुआ कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है, वो संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपकी सामाजिक अंतर्क्रियाओं के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये बेसिक सा जो है वो आपने ध्यान रखना है। यहाँ से साइकोलॉजी सीडीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर जान लिया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार विच रिप्रेजेंट द लव एंड क्वेरल ऑफ मैरिड कपल इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि बिहार का लोकप्रिय नृत्य वो कौन सा है जहाँ पर विवाहित जोड़े के प्यार और झगड़े को जो है वो दर्शाया गया है, उसे क्या बोलते हैं, वो कौन सा जो है वो लोकप्रिय नृत्य जो है वो आ जाता है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। आप कमेंट कर जो है बताएंगे कि बिहार का वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें जो है वो प्रेमी विवाहित जोड़े की जो है वो प्यार और झगड़े को जो है वो दिखाया जाता है। जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा हमारा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट में जो है वो दिया गया है। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक भी दिया गया है। इन सब में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।